हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम आधुनिक भारत में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का। इसे जब लाया गया अंग्रेजों के द्वारा तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की या भारत में राजनीतिक व्यवस्था की क्या स्थिति थी, साथ ही इसमें क्या क्या प्रावधान थे और क्या इस राजनीतिक सुधार ने या कहिए कि इस संवैधानिक सुधार ने जो भारत के लिए लाया गया भारत के बढ़ते हुए राजनीतिक असंतोष को संतुष्ट कर पाया। और साथ ही मैं आपको बताते चलूंगा कि इससे प्रश्न परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे याद रखिए कि मैं आपको इसका कोई कथा कहानी नहीं सुनाने आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट को रखा हूँ जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस सुधार को लाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो ये जो सुधार लाया गया या ये जो क्या कह सकते हैं अधिनियम लाया गया, इससे पहले क्या कह सकते हैं 30 साल पहले अधिनियम लाया गया था 1861 का। उसमें भारत में कुछ सुधार किए गए थे राजनीतिक रूप से। उसमें जो सबसे बड़ी सुधार थी वो क्या थी? सबसे बड़ी सुधार थी उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू किया, यानी मंत्रिपरिषद सिस्टम को लागू किया गया। हालांकि मंत्रिपरिषद नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति को एक विभाग की जिम्मेवारी दी गई थी। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न वही पूछा जाता है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और कैनिंग के समय में भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ हुआ। अब जब पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ हुआ, व्यवस्थाएं आगे बढ़ने लगी, भारतीय भी धीरे धीरे अंग्रेजी राजनीतिक सिस्टम में ढलने लगे। अब क्यों ढलने लगे? इसके कुछ कारण थे। पहला कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जहां पे भारतीय जाते थे, जैसे विश्वविद्यालय खुले, जिला बोर्ड हुए, नगर पालिका हो गए, जमींदारों का एसोसिएशन था। इन सब जगहों पे भारतीयों की उपस्थिति बन रही थी, आ रहे थे। भारत में जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, भारतीयों की राजनीतिक मानसिक क्षितिज का विकास हुआ। अब भारतीय जो थे पश्चिम की ओर देखने लगे और आम जन या कहे कि उस समय का जो मध्यम जन थे वो भी अब अंग्रेजी सिस्टम को देखते थे, अंग्रेजी राज को देखते थे, अंग्रेजी व्यवस्था को देखते थे। जब उन्होंने इन व्यवस्थाओं को देखा, इसकी अच्छाइयों को देखा, तो वो भी अपने यहाँ इन्हीं सब अच्छाइयों के लिए ललायित हो गए। जब ललायित हो गए तो भारत में तरह तरह के संघ बनने लगे। आपने पढ़ा होगा कि भारत में कौन से संघ कब बने। कभी जमींदारों का एसोसिएशन बनता था, कभी बंगाल में अलग, बम्बई में अलग, मद्रास में अलग, तरह तरह के संघ बनने लगे। और कालांतर में सबसे बड़ा संघ जो बना वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी आधुनिक भारत के राजनीति में एक युगांतकारी घटना थी। अब भारत भर के जितने भी राजनीतिज्ञ थे वो एक जगह बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। हालांकि यह उस दौर की बात है जब इस देश में आवागमन की सुविधा नगण्य थी। सोचिए वो दौर के वो जो राजनीतिज्ञ थे कैसे इन सब कार्य को करते होंगे, कैसे लोगों को जागरूक करते होंगे। लेकिन खैर ये अलग क्या कह सकते हैं वार्तालाप और का विषय है और ये अलग कथा कहानी है। यहाँ पे मैं आपको इस घटना के पूर्व की घटना बता रहा हूं कि जब ये राजनीतिक सुधार लाया गया तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, तरह तरह के संघों का गठन एवं अंग्रेजी राज में ढलने के कारण जो भारतीय राजनीतिज्ञों का, भारतीय बुद्धिजीवियों का, भारत के शिक्षित वर्ग का जो मानसिक उत्थान हुआ अंग्रेजी सिस्टम के अधीन, उसके अधीन भारतीयों ने मांग रखी। क्या मांग रखी? कि हमें भी कुछ राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाए। याद रखिए वो अंग्रेजों से कुछ राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? उनकी मांगे बहुत सिंपल होती थी। जो आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत को तो जो प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक थे उनकी मांगे बहुत सिंपल होती थी, जिसे बहुत बार लोग भिक्षाटन की संज्ञा कर देते हैं या भिक्षावृत्ति की संज्ञा बोलते हैं कि अरे तो भिक्षा मांग रहे थे। लेकिन खैर वो दौर ही ऐसा था भिक्षा मांगने का, तो राजनीतिक लोग क्या कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने जो सिस्टम बना रखा था उस सिस्टम में चाहते थे कि हमें भी, यानी कि हम भारतीयों को भी स्थान दिया जाए।
केंद्र में, प्रांत में, जिला बोर्ड में, विश्वविद्यालय में, नगर पालिकाओं में, इन सब में जब भारतीय आने लगे तो उनकी इच्छा थी कि हमें भी कुछ अधिकार दिए जाए, हमें भी कुछ स्थान दिए जाए। तो भारतीयों की इसी मांग को लॉर्ड डफरिन ने अंग्रेजों का जो संसद थी, अंग्रेजों का सबसे बड़ा सिस्टम जो था वहां भेजा। वहां के जो मालिक बैठे थे उन्होंने उसके कुछ सुधारों के साथ मान लिया और उसको एक साथ कर करके लाया और उसका नाम दिया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब आपसे सवाल मन में आ सकता है कि आखिर ये क्यों लाया गया। तो सीधा सीधा बात है कि आधुनिक भारत में बढ़ते हुए राजनीतिक असंतोष एवं भारत में उठने वाली राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए इसको लाया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि शिक्षित भारतीयों को, बुद्धिजीवी भारतीयों को उभरते हुए राजनीतिक असंतोष से दूर कर दिया जाए। अंग्रेज भेद डालने में माहिर खिलाड़ी थे, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। इसके पीछे कारण क्या था कि जो भारतीय मांग रहे थे उसमें इनको बहुत सूक्ष्म दिया गया। मान के चलिए कि भाई बहुत प्यास लगा हुआ था, भारतीयों को लगा कि एक गिलास पानी दीजिए, तो इन्होंने एक चुटकी में पानी दिया, मांग और बढ़ गई। होता क्या है कि आपको बहुत प्यास लगी है, आपको थोड़ा सा पानी मिले तो वो फिर तृप्ति नहीं मिलती। जब बहुत प्यास लगा हो और थोड़ा सा मिले तो तृप्ति नहीं मिलती, बुभुक्षा और बढ़ जाती है। वही हाल हुई। तो 1892 का जो अधिनियम लाया गया वो इसीलिए लाया गया कि भारत में जो राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ है उसको घोंट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुई थी तो डफरिन ने भी ये बोला था कि कांग्रेस जो है मृत्यु की ओर जा रहा है। अब मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए ये हम देखें कि ये कैसे मरती है। याद रखिए कि भारत में जो राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ, भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजों का है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। लेकिन अंग्रेज यह मानने से, एक विद्वान का एक कथन है कि अंग्रेज यह मानने से इनकार कर गए कि जैसे ही भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इसको पालने से मना कर दिया और ता जिंदगी इसका गला घोंटने का प्रयास किया। तो ये गला घोंटने का प्रथम प्रयास था 1892 का अधिनियम, यानी कि आधुनिक राष्ट्रवाद का गला घोंटने का यह प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास उन्होंने किस लिए किया? ताकि भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सामर्थ्यवान वर्ग है, वो राष्ट्रवाद से दूर रहे, कांग्रेस के, कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रवाद से दूर रहे। कैसे कैसे प्रावधान किए इसमें, जो देखिए, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल था उनमें कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी, गैर आधिकारिक इनका चुनाव होता था। कैसे होता था? इनके चुनाव दो स्तर पर होता था। मैंने दे रखा है, इसको एक नजर देख सकते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूं। ये दो स्तर से होता था। पहला प्रांतीय विधानमंडल के लिए या विधान परिषद के लिए, और दूसरा होता था केंद्रीय विधानमंडल के लिए। तो प्रांतीय विधानमंडल के लिए जो चुनाव होता था, या उनमें जो चुनाव शब्द नहीं होता था, मनोनीत होता था। तो उनमें मनोनीत जो सदस्य होते थे वो जिला बोर्ड, जमींदारों के संघ, विश्वविद्यालय, व्यापारी संघ के द्वारा नामांकित होते थे। सब कोई अपना अपना एक एक नाम लिख के भेजते थे। उसके बाद राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से उसको अनुमोदित करते थे। राज्यपाल की स्वेच्छा पर कोई रोक नहीं था, लेकिन उन्हें अनुमोदित करना था, वो मना नहीं कर सकते थे। तो राज्यपाल जो होते थे, राज्यपाल वो प्रांत के लिए, यानी कि प्रांतीय विधानमंडल के लिए वो सदस्यों को मनोनीत कर देते थे। अब प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य होते थे वो सिफारिश करते थे किनके पास? वायसराय के पास। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य वायसराय के पास सिफारिश करते थे और फिर वायसराय उन नामों में से केंद्रीय विधान परिषद या विधानमंडल जो भी था या उनकी अपनी जो परिषद होती थी उसमें मनोनीत करते थे। यानी कि एकदम फिल्टर लगाया हुआ था। इस प्रकार से लगाया हुआ था कि जो अंग्रेज के पिट्ठू हैं, भक्त हैं, वही वहां पर आए, अन्यथा लोग नहीं आ सकते थे। तो इस प्रकार से गैर आधिकारिक सदस्यों का चुनाव होता था। हालांकि इसमें चुनाव शब्द नहीं लिखा गया था, इसका भी एक कहानी है। डफरिन जो था वो चुनाव लिख के भेजा था कि ये लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग को मान लिया जाए। तो जो राज्य सचिव थे उन्होंने बोला कि देखिए चुनाव शब्द तो नहीं लिखा जा सकता, नहीं तो क्या शब्द हो तो इसको मनोनीत या मनोनयन कर दीजिए, ताकि चुनाव शब्द से अंग्रेज दूर रहना चाहते थे। वो भारतीयों को इतना अधिकार नहीं उस समय देना चाहते थे कि भारतीय कुछ और मांग तुरंत शुरू करते।
वो धीरे धीरे इसको वो क्या कहते हैं, मतलब शांति से काम को करना चाह रहे थे। केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 16 सदस्यों की संख्या का निश्चय हुआ। ये पूछता है केंद्रीय विधानमंडल में कितना, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16, यानी कि न्यूनतम जो सदस्य होंगे 10 होंगे, अधिकतम 16 होंगे, लेकिन सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, यानी कि सरकार के सदस्य जो होंगे वो बहुमत में रहेंगे, गैर सरकारी सदस्य अभी बहुमत में नहीं होंगे, अर्थात जो सरकार चाहेगी वही होगा, क्योंकि बहुमत में सरकारी सदस्य हैं तो वही रहेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज था कि चुनाव का सिद्धांत सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस अधिनियम में प्रथम बार भारत में चुनाव के सिद्धांत को सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया, तो याद रखिएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। मैंने यहीं पर समझाया, इसलिए इसको समझाया इतना लंबा कि थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जिला बोर्ड, नगर पालिका से सदस्य जो होते थे वो मनोनीत करते थे, लगभग चुनाव ही था लेकिन मनोनीत उसको बोला जाता था, वो मनोनीत करते थे प्रांतीय विधान मंडल के लिए। प्रांतीय विधान परिषद वाला या मंडल वाला क्या करता था, केंद्रीय विधानमंडल के लिए मनोनीत करता था। आधुनिक रूप में समझिए कि ऐसे हो कि मान के चलिए आप बिहार के वासी हैं, तो बिहार के जितने भी नगर पालिका हैं, विश्वविद्यालय हैं या अन्य व्यापारिक संघ है, वो लोग अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे पटना विधानसभा में। पटना विधानसभा के सदस्य जो होंगे वो कुछ सदस्यों को चुन के भेजेंगे दिल्ली के संसद में। इसी प्रकार से उस समय भी चुनाव होता था, लेकिन ये सारी व्यवस्था जो होती थी प्रांतों में राज्यपाल और केंद्र में वायसराय के इच्छा के ऊपर होती थी। बात समझ लीजिए। जानते हैं इन लोग का जब बैठक होता था, मतलब मान के चलिए कि केंद्रीय विधानमंडल का बैठक होता था, सब परिषद जब गवर्नर जनरल बैठते थे तो जो चुने हुए सदस्य होते थे वो गवर्नर जनरल का मुंह देख के व्यवहार करते थे। एक बार कहीं पे मैं पढ़ रहा था, कोई एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो जब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में बैठते थे तो उनसे पूछा गया कि अरे भाई आप कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि जब गवर्नर जनरल हाथ उठाते हैं तो हम भी हाथ उठा देते हैं, जब गवर्नर जनरल हाथ नहीं उठाते हैं तो हम भी नहीं उठाते हैं। ऐसे उस समय होता था, लेकिन उसका एक हिडन पहलू भी था, मैं बता देता हूं आपको। पहले देखिए यहाँ फिर है विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया, परंतु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। अब यहाँ पर यही प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत प्रथम बार विधान परिषद या विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया लेकिन मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया, तो 1892 का अधिनियम। इससे पहले क्या था कि बजट पर कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी मांग थी कि विधानमंडल में जो सदस्य की संख्या वो बढ़ाई जाए, अब बजट पर हमको कुछ पावर दिया जाए। अंग्रेजों ने बोला ठीक है हम करते हैं, तो कांग्रेस वाला मांगा था ढेर मनी, तो दिया क्या को 10 से 16, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16, जितना मांगा उससे एकदम थोड़ा सा। उसके अलावा बोला कि हम बजट पर अधिकार दिया जाए, तो बोला बजट पर अधिकार चाहिए तो हाँ तो ठीक है तुम विचार व्यक्त करो, मत विभाजन नहीं कर सकते, अर्थात तुम बजट को रोक नहीं सकते हो और बजट पर सिर्फ विचार कर सकते हो, और हम उस विचार को मानेंगे कि नहीं मानेंगे हमारी इच्छा, यानी कि वायसराय मानेंगे कि नहीं मानेंगे वायसराय की इच्छा थी। सबसे ज्यादा आपको यही दो चीज परीक्षाओं में पूछेगा, सॉरी ये वाला चुनाव सिद्धांत और बजट पर विचार वाला। निम्न में से किस अधिनियम में चुनाव के सीमित सिद्धांत को स्वीकार किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये चीजें रहती हैं। प्रश्न क्या पूछता है, विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने का अधिकार कब दिया गया, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। सीमित ही सही चुनाव के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। इसको ध्यान रखेंगे, यही दो चीजें पूछता है ज्यादातर, एकदम ध्यान रखेंगे इसको।
अब है इसमें एक और चीज था कि विधानमंडल के सदस्य 6 दिन की पूर्व सूचना पर सार्वजनिक हितों के मामलों पर प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके पहले तो प्रश्न पूछने का कोई अधिकार ज्यादा नहीं था, लेकिन अब बोला गया कि एक काम कीजिए, आप किसी भी सार्वजनिक हित के किसी भी मामला पे 6 दिन का सूचना दे करके प्रश्नों को पूछ सकते हैं, लेकिन जब एक बार जवाब दे दिया जाएगा तो फिर आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अर्थात जो आप मांगे हैं मिलेगा, लेकिन पूरा अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। इस समय देखिएगा, उस समय 5 जो थे वो प्रांतीय विधान परिषद थे। पहला बंगाल में 20 सदस्य थे, मद्रास में भी 20 सदस्य थे, बॉम्बे में 8 सदस्य थे, अवध में 15 सदस्य थे और उत्तर पश्चिम प्रांत में 15 सदस्य थे। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अब कहें कि श्रीमान कहला लिखेंगे, पूछेगा। एक तो पूछ भी सकता है, दूसरा ध्यान रखेंगे कि हो सकता है परीक्षाओं में पूछ दे कि जब 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया तो उस समय कहां कहां पर विधान परिषद था या कहां पर नहीं था, या उनकी संख्या कितनी थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। उस समय यहीं पर सीटों को इस तरह से बदलाव किया गया था, सीटों को इस तरह से बदलाव किया गया, और उस समय यही जो 5 थे उनमें सीटों को इस तरह से रखा गया। अब पूछ दे कि निम्न में किस पर प्रभाव नहीं पड़ा या किस पर प्रभाव पड़ा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। परीक्षा है, कुछ भी पूछ सकता है। इसको यानी कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को रिचर्ड एस्टन क्रॉस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड एस्टन क्रॉस के द्वारा। और भारत के जो मालिक थे यानी कि वायसराय जो थे वो लॉर्ड लैंसडाउन थे। ये पूछेगा, ये हमेशा पूछता है कि अब ऐसे भी मैं आपको या जो आधुनिक भारत का जब भी पढ़ाता हूँ तो लोगों को बोलते जाता हूँ कि जब भी कोई बड़ी घटना आप पढ़ते हैं तो एक बार उसके सामने भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम जरूर ध्यान रख लें, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा यही सब पूछा जाता है। तो भारत के वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। इनका कार्यकाल जो था 1888 से 1894 था। अब यहां पर देखिए चीजें कैसे होती हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने कुछ चीजें बोला, आप उसी को आज नया रूप में देखिए। देखिए बजट वाला मामला कमोबेश उसी का विकसित रूप में आज भी हमारे देश में। बजट पर सबसे ज्यादा पावर आज के समय में किसे है? संसद को है। राज्यसभा क्या कर सकती है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। सेम कंडीशन उस समय भी था, जो भी करेगी केंद्रीय विधान मंडल ही करेगी, विधान और या राज्यपाल जो होते थे वही करेगी। चूंकि अंग्रेजी सिस्टम था तो उन्हीं को रखना था। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो आधुनिक पूरा सिस्टम है वो पुराने सिस्टम का ही विकसित रूप है। चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र को अपनाया गया, संविधान और संविधानवाद को अपनाया गया, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ संविधानवाद और लोकतंत्र का जकड़न मजबूत कर दिया गया। बाकी सिस्टम और व्यवस्था वही थी। अब जो प्रश्न इसमें सबसे ज्यादा पूछेगा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस तरह के चीजों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही व्यवहारिक समझदारी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इन समझदारी वाले प्रश्नों को आप अपने समझदारी से ही हल करेंगे, कहीं भी नासमझी से हल ना करें, ताकि एक भी प्रश्न छूट जाए और समस्या पैदा हो जाए। तो यह है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। यहां पर क्या था? सीमित आधार पर चुनाव को सिद्धांत को स्वीकार किया गया। विधानमंडल के सदस्य बजट पर विचार कर सकते थे, लेकिन उन्हें मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि वो बजट को रोक नहीं सकते थे। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा कुल 5 विधान परिषद जो थे वहां पे बदलाव किया गया, और 5 का नाम को ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ दे तो नहीं गड़बड़ाना है। इसके साथ ही भारत के वायसराय कौन थे इसको ध्यान रखेंगे, और रिचर्ड एस्टन क्रॉस के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। एक चीज ध्यान रखेंगे कि यह अधिनियम जो था ब्रिटिश संसद में 1890 में प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके 1892 में ये लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने इसे क्यों लाया?
तो इसका जवाब मैंने पहले बोला कि भारत में राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए लाया था। लेकिन दूसरा जो सवाल आता है कि आखिर राजनीतिक असंतोष तो पहले भी हो रहा था, उस समय क्यों नहीं लाया? इसके पीछे कुछ और कारण थे। अंग्रेजी राज को जब भी आप पढ़ें, मैं हमेशा बताते हैं कि जब भी आप अंग्रेजी राज को पढ़ें तो उनके कुछ हित होते थे, उनके कुछ हित होते थे। उनके कुछ हितों में क्या होता था? पहला, आर्थिक हित होते थे, यानी कि अंग्रेजी राज के जितने भी सिस्टम, जितने भी मॉड्यूल, जितनी भी व्यवस्था भारत में लाई गई, उसमें जो सबसे पहला उनका होता था वो आर्थिक हित होता था। दूसरा जो उनका हित होता था वो सामरिक और वैश्विक हित होता था। वो भारतीयों के हितों को बहुत ध्यानवान नहीं रखते थे। भारतीयों के हितों को बस इतना ही ध्यान रखते थे कि भारत में उठने वाले राजनीतिक असंतोष की गूंज विश्व में कहीं और न पहुंच जाए, बस इतना ही वो चाहते थे, उर्दू बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। तीसरा जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता था वो अपने साम्राज्य को बचाना होता था। वो हमेशा चाहते थे कि उनका जो साम्राज्य है वो बचा रहे, कहीं पे दिक्कत नहीं। बस समझ रहे हैं ना? इस चीज को ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं हमेशा से जब भी आधुनिक भारत पढ़ाता हूं सबको बताता हूं, या जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, कि जब भी आप पढ़ें दिमाग के कोने में अंग्रेजों के आर्थिक हित को जरूर रखें। आर्थिक हित को जब रखेंगे तब समझ में आएगी कि वो चीजें क्यों लाते थे। पहला उनका आर्थिक, दूसरा क्या कह सकते हैं, वैश्विक सामरिक स्थिति होती थी वो, ताकि अपने साम्राज्य को बचाया जा सके, और तीसरा साम्राज्यिक हित होता था। वो उपनिवेशवाद के द्वारा पूरे विश्व को नियंत्रित करना चाहते थे। ये उनके तीन मुख्य उद्देश्य होते थे। और इस अधिनियम को लाने के पीछे भी उनका मूल उद्देश्य यही था कि भारत में उठने वाले राजनीतिक असंतोष को इतनी आवाज न प्राप्त हो जाए कि उनके तीनों हितों को गड़बड़ी हो जाए। अब आपको ध्यान दीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने इसी 1890-92 के पास भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया। उन्होंने बोला कि भारत से धन को कैसे निष्कासित किया जा रहा है। अब इसका फायदा 1892 का जो अधिनियम आया, इसका फायदा क्या हुआ? क्या भारतीय इससे लाभान्वित हुए? देखिए, भारतीय बहुत लाभान्वित नहीं हुए, लेकिन भारतीयों को एक लाभ जो सबसे बड़ी प्राप्त हुई वो ये हुई कि अब वो विधान परिषद या केंद्रीय विधानमंडल में अच्छे अच्छे शब्दों में भाषण दे सकते थे, और साथ ही शासन कैसे चलाई जाती है, शासन पद्धति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, को वो सीख रहे थे, सीखने वाले थे, या यह सीखना प्रारंभ कर दिए थे। यानी कि यो कहिए कि हमारी संसदीय प्रणाली में सिस्टम कैसे चलेगी, लोग चलाने वाले जो होंगे वो किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये सिखाने का प्रारंभ हो चुका था। और यही हमारा राजनीतिक प्रशिक्षण था, जिसके लिए अंग्रेज अपने आप को खुद से पीठ हमेशा थपथपाते हैं। थपथपाना भी चाहिए, क्योंकि मालिक थे हमारे 200 सालों तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।